दोस्तों गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। ठीक है, इसी के साथ हम क्या करते हैं, जो कंपाउंडिंग बार जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उस पर आधारित एक और क्वेश्चन को कराते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके उसका फिगर हमारे सामने बना हुआ है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद आपसे बातें करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि एक दृढ़ छड़ मतलब एक रिजिड आपकी बार, ठीक है, 3 छड़ों की सहायता से चित्र के अनुसार हैंग कर रही है। 3 छड़ है, देखो पहली रॉड है, दूसरी रॉड है, तीसरी रॉड है, इसकी सहायता से यहाँ पे लटकी हुई है। ओके, कह रहा दृढ़ छड़ सदैव संतुलन में तथा क्षैतिज बनी रहती है। यानी ये जो रिजिड आपकी बार हमेशा आपका क्या होती है, बैलेंस रहती है और ऐसे ही बनी रहती है, ओरिएंटल में बनी रहती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ ये कंपोजिट बार के सिद्धांत को पालन कर रही है, तो उसके रूल सारे इसमें लगेंगे अभी। ठीक है, लगाते समय। अच्छा, तीनों वर्टिकल बार के पदार्थ, यानी जो ये मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो ये वर्टिकल बार है, पहली दूसरी और तीसरी है ना, पदार्थ तथा काट एक समान है। पदार्थ का मतलब क्या होगा कि एक ही मेटेरियल की बनी हुई है, यानी अगर स्टील की बनी हुई है तो ये भी स्टील की बनी है, ये भी स्टील की बनी है। अगर एक कापर की बनी हुई तो ये भी कापर की बनी है, ये भी कापर की बनी है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। ठीक, इसलिए मैंने देखो आपका E1 बराबर E2 बराबर E3 बराबर E ले लिया। ठीक, अच्छा, उनकी काट समान है। काट समान मतलब इसका जो डायमीटर होगा वही इसका डायमीटर होगा, वही इसका डायमीटर, और जब डायमीटर बराबर होगा तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन, तीनों आपके बराबर है, जिसको मैंने देखो A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A मान लिया है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, प्रत्येक छड़ पर लगा भार ज्ञात कीजिए। जो आपकी रॉड पहली है, दूसरी है, तीसरी है, इस पर कितने लोड लग रहे हैं उसको बताना है। अच्छा, एक चीज़ आप देख रहे हो क्या, इस चित्र में जब बनाया कि यहाँ से ये दूरी बराबर है, यहाँ से ये दूरी बराबर है, ठीक, इसकी ऊंचाई जो है इसकी ऊंचाई के बराबर है। इसका मतलब इस पर जो भार लगेगा पहली वाली पे वही तीसरी वाली पे भी लगेगा। ठीक है, फिर दूसरी वाले पे डिफरेंट भार लगेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखते हैं, किस तरह से सीखा जाता है। ठीक, आइए। तो सबसे पहले बाबू क्या है, चूँकि हम देख रहे हैं क्या, जो रिजिड बार है हमेशा क्या है, इक्विलिब्रियम में है और क्या है, हॉरिजॉन्टल रहती है। तो कंपोजिट बार जो होती है उसके प्रिंसिपल को ये क्या करती है, पालन कर रही है। ठीक है, तो उसका सिद्धांत लगेगा। पहला सिद्धांत क्या है उसका, कोई भी सिस्टम कंपोजिट बार में है तो उसकी लंबाई में वृद्धि या कमी एक समान होती है। तो पहले आते हैं इसी को लगाते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या आ जाएगा, डेल्टा L1 बराबर डेल्टा L2 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, इसको लगाने से पहले थोड़ा सा हम क्या करते हैं, मॉडुलर रेशियो निकाल लेते हैं। मॉडुलर रेशियो होता क्या है हमारा, M बराबर E1 अपान E2। क्योंकि देख रहे हो E1 और E2 दोनों बराबर हैं तो E बट्टे क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, यानी आपका मॉडुलर रेशियो 1 आएगा, जिसका हम अभी इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अच्छा, हम सिर्फ 2 ही रॉड को लेके कंपैरिजन करेंगे क्योंकि इसका सारी प्रॉपर्टी इसकी है, तो हम पहले और दूसरे को लेके ही सॉल्व करेंगे। इसीलिए मैंने डेल्टा L1 बराबर डेल्टा L2 लिखा है। वैसे देखा जाए डेल्टा L1 बराबर डेल्टा L2 बराबर डेल्टा L3 भी होगा, लेकिन हम 2 ही को लेके हल करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक, अच्छा, अब देखो जरा, चूँकि इनमें दोनों में अगर कंपेयर, इसकी ऊंचाई क्या है, h है, इसकी ऊंचाई क्या है, 2h है। ठीक, तो हम जानते हैं डेल्टा L बराबर होता क्या, पहले ये समझिए, होता है आपका FL अपान E, ये फार्मूला ये होता है। और यहीं से अगर इसको हम मिला लेते हैं तो एक फार्मूला बनता है सिग्मा L अपान डेल्टा L बराबर है। ठीक, चूँकि लेंथ हमारी समान नहीं है, जब लेंथ हमारी समान नहीं है तो अब डेल्टा L1 जो हमें आएगा डिफरेंट आने वाला है। क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 L1 अपान E1, ये फार्मूला बनेगा। बात समझ में आ रही है, हाँ, या और यहाँ पे सिग्मा 2 L2 अपान E2, ये फार्मूला बनेगा। चूँकि हम देख क्या रहे हैं, यहाँ पे सिग्मा 1
L1 क्या बाबू आपका यहाँ पे एच है, ठीक, अपान यहाँ पे E1 है तो E1 क्या है आपका E है, बराबर सिग्मा 2 इंटू L2 कितना है देखो आपका यहाँ से फार्मूले के अनुसार 2H है इंटू 2H अपान E2 क्या है E माना है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब देखो ये E से E कट जाएगा, ठीक, H से H कट जाएगा तो हमारा सिग्मा 1 मिल जाएगा क्या 2 सिग्मा 2, ये हमें एक रिलेशन मिला, ठीक। अच्छा एक चीज और निकाल सकते हो ये से, क्या और एक बात कर रहे तुम्हारा। अब देखो यही से अगर चाहो मान लो फोर्स निकालना होता, ध्यान देना थोड़ा सा बात, ठीक। तो हम जानते हैं कि अगर इसमें हम सिग्मा 1 के लिए, अगर यहाँ पे सिग्मा 1 के लिए लिखें तो फोर्स हमारा F1 माने है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है A है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं F1 अपान A बराबर 2 इंटू F2 अपान A, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया सबका क्या है इक्वल है, ओके। तो बाबू यहाँ से A से कट जाएगा तो हमारा F1 मिलेगा क्या 2F2 के, ठीक। ये चीज़ हमें यहाँ पे याद है क्योंकि हमें यहाँ पे बल को निकालना है कि छड़ों पर बल कितना, भार कितना लग रहा है ना, तो स्ट्रेस निकालना होता तो हम ऐसे यूज करते, अब स्ट्रेस निकालना नहीं है इसलिए हम यहाँ तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये पता चल गया। अच्छा ये हमने एक क्वेश्चन फर्स्ट बना के छोड़ दिया, ओके। अब ये तो हमने पहला सिद्धांत लागू किया कंपोजिट बार, ओके। अब हम सेकेंड इसका मतलब क्या बोलते हैं अप्लाई करते हैं। दूसरा रूल क्या है इसका, दूसरा रूल इसका है कि जो टोटल लोड है, ठीक, उसी के बराबर जितनी रॉड हैं उन पे जितना भार लग रहा है, लोड लग रहा है, उनके समेशन के बराबर होगा। अर्थात हमारा फार्मूला होता है P बराबर यहाँ हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक होगा। अब P कितने के बराबर है देखो W के, आप यहाँ लिखोगे W बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 भी क्या होगा आपका यहाँ पे बराबर है, इसलिए आपका F1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे F1 F1 2F1 हो जाएगा, 2F1 बराबर 2F1 प्लस F2 इक्वल टू W, पसंद है हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखो F1 जो है 2F2 के बराबर है, तो हम क्या करें समीकरण 1 का मान समीकरण इसको 2 बना लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने का, समीकरण यहाँ से लिख देते हैं, ठीक। दूसरा कलर यूज करते हैं, एक कलर है पूर्ण रंगीन दुनिया दिया जाए। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखते हैं, ठीक। इसका मान हमें यहाँ रखना है, F1 के स्थान पर 2F2 रख देना है, तो 2 इंटू F1 के स्थान पर क्या रखना है 2F2 प्लस F2 बराबर W, तो 2 इंटू 2 4F2 और एक प्लस से 5F2 हो जाएगा बराबर W, F2 बराबर हो जाएगा W अपान 5। बोलो ये बात समझ आ रही है, F2 बराबर कितना मिला W अपान 5, ओके। अच्छा अब F2 का मान हम क्या करें इसमें रख दें F1 में, तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में रखो यहाँ पे, तो 2 यहाँ W अपान हो जाएगा 5। तो हम
इस तरह से क्या किए F1 F2 को निकाल लेंगे। अच्छा, अगर आपसे कोई कह दे जो आपने ये बताया है F1 में ज़्यादा लोड लग रहा है कि F2 में, तो देखने से ही लग रहा है यार ये W/5 है F2, ठीक है, ये क्या है 2W/5 है, यानी इसमें और इसमें। तो इसका मतलब क्या है F1 में ज़्यादा लोड लग रहा है F2 से। बोलो। अच्छा, कोई यहाँ तक नहीं ये भी कहने लगे अच्छा बताओ किस रॉड में स्ट्रेस ज़्यादा होगा। स्वाभाविक है पहली और तीसरी में, क्योंकि इसमें लोड का मान क्या है F1 इज ग्रेटर देन आपका F2 है, यानी आपका पहले यानी σ1 और σ3 जो बराबर है वो ग्रेटर देन होगा σ2 के। बात समझ में रही है? बात समझ में रही है? अच्छा, इस तरह से इस चीज़ को हम क्या करते हैं बाबू, लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सवाल तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसी क्रम में एक अलग सवाल करते हैं, ठीक, इसको हमें मिटाना पड़ेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाते हैं, फिर फिगर बनाते हैं, फिर समझाते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं। अब भी थोड़ा सा मतलब अस्थायी हो जाएगा, लगातार अच्छा नहीं रहता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, ये क्वेश्चन हमारा है क्या कि 4 सेंटीमीटर व्यास की, ठीक है, एक तांबे की छड़ 4 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास है तथा 5 सेंटीमीटर बाह्य व्यास की स्टील की ट्यूब से घिरी हुई है। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, पहले चित्र बनाते हैं तब समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। इसे हैच कर देते हैं। ये स्टील की, अभी हम समझाते हैं कैसे रहा होगा, ठीक है। इसकी सेंटर लाइन हम खींच देते हैं थोड़ा सा, ये ऐसे बना देते हैं। ये हैचिंग जो पोर्शन है, ठीक, ये इसमें मटेरियल, ये ट्यूब है, ठीक है। तो 2 ट्यूब है, एक किसकी है बाबू, आपकी तांबे की है, ठीक। अंदर वाली जो किसकी है, तांबे की है। ये अंदर वाली जो है, चलिए इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये किसकी हो, तांबे की, असल में नहीं, ठीक। स्टील की ट्यूब से घिरी हुई है, चलिए ठीक है। और जो बाहर वाली है, ठीक, बाहर वाली जो ट्यूब है, ये मतलब जो हैचिंग है, ठीक है, इसको पहला नंबर डाल देते हैं। ये हमारी क्या है, स्टील की, क्या है, स्टील। बात समझ में आ रही है? अब हम क्या करते हैं, इनका डायमीटर भी अलग अलग होगा। इसका डायमीटर यहाँ पे दिखा देते हैं, कितना है, D2 बोला जाएगा, D2 बोलो क्या है ना। और इसका जो डायमीटर होगा यहाँ से D1 बोल दिया मैंने, बाहर वाले का, ठीक, जो स्टील का है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं फिर बात करते हैं। क्वेश्चन में वो क्या होगा कि 4 सेंटीमीटर व्यास की एक तांबे की छड़, 4 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास, ठीक है, तथा 5 सेंटीमीटर बाह्य व्यास की स्टील की ट्यूब से घिरी हुई है, स्टील की ट्यूब से घिरी हुई है। मतलब क्या कह रहा है कि ये मान लीजिए क्या बोलते हैं, एक क्या है, ये कापर की एक मतलब रॉड है। अब इसके ऊपर से एक क्या किया मैंने ऐसे, और स्टील की मैंने मतलब एक ट्यूब लगा दी है। बात समझ में आई आपको, ठीक। तो जो इसका डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर है, और जब मैंने स्टील भी लगा दिया तब ये पूरा डायमीटर कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। बात समझ में आई आपको, ठीक। तो इसी क्वेश्चन को हमें क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो D1 है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी mm बदलोगे तो 50 mm हो जाएगा, ठीक। और जो D2 है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक। अगर इसको बदलेंगे तो वो 40 mm हो जाएगा, वो 40 mm हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर ध्यान से आप देखो, इसको ध्यान से अगर देखो तो ये जब सारी चीज़ें हमको पता चल गई तो इनका एरिया भी तो निकाला जा सकता है ना, इनका एरिया भी निकाला जा सकता है। तो अगर हम इसका एरिया निकालें D2 का, तो इसका A2 बोलेंगे हम यहाँ पे, तो A2 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से π/4 इंटू 40 का स्क्वायर, यानी हल करोगे तो यही चीज़ आपको आएगी, कितना आपका 1256.6 mm स्क्वायर, ये मिल गया एरिया, ठीक। इसका एरिया निकालोगे तो A1 बोलोगे। अब देखो ये क्या है आपका, इसमें आपका देखो तो जो हैचिंग पोर्शन है उसका एरिया निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये डी मतलब π/4 D1 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा ये वाला एरिया जो आपका कापर का है, ठीक है। इसलिए यहाँ फार्मूला लगेगा, फार्मूला सॉल्व होगा, π/4 हो जाएगा D1 का स्क्वायर माइनस D2 का स्क्वायर, यानी हल करोगे π/4 इंटू 50 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर बराबर, इसको हल करिए तो ये आएगा आपका कितना 706.8 mm का स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है सबको सर, ठीक है। तो हमें यहाँ से A1 A2 ये सारी चीज़ें हमको मिल चुकी हैं, ठीक। अब ये जो मतलब रॉड है, ठीक, कंपोजिट बार है बोला जाएगा, ठीक। इस पर आगे पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि प्रत्येक की लंबाई क्या है आपकी 80 सेंटीमीटर है, प्रत्येक की लंबाई कितना 80 सेंटीमीटर, इसको mm बदलेंगे, mm बदलेंगे यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 80 सेंटीमीटर है, तो ये आगे क्या आपका 800 mm कर लेना है, ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 mm होता है ना। और इस पे कह रहा है जो असेंबली बनी हुई है उसे 165 किलोन्यूटन का एक्सियल लोड द्वारा संपीड़ित किया जाता है, मतलब इस पे कंप्रेसिव फोर्स लगा हुआ है यहाँ से ऐसे, कितने का 165 किलोन्यूटन, यानी ये हमारा P बराबर है, क्या है 165 किलोमीटर P बराबर है, ठीक है। अच्छा, तो P बराबर में यहाँ लिख लेते हैं, कितना है 165 किलोन्यूटन, इसको बदल दीजिए न्यूटन में, 165 × 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा। बोलो समझ आ रहा है, चलिए। इसके बाद क्या होगा आपका, इसके बाद क्या है, कह रहा प्रत्येक पदार्थ में उत्पन्न प्रतिबल तथा समुच्चय में उभनिष्ठ संकुचन ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिबल निकालना है और उसकी लंबाई में कितनी कमी होगी इस चीज़ को हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। चलें, अच्छा, इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ E की वैल्यू दे रखा है इसमें, यानी E कापर दिया है, ठीक, कितना दिया है कापर आपका 1 × 10⁵ MPa एरिया, और E स्टील दिया हुआ है आपका
गए 10⁵ एम्पियर। ठीक, तो आपको पता होगा, इसको मैं E1 मान लूँ, इसको मैं E2 मान लेता हूँ। ठीक, जब E1 E2 आपको मिल गया तो यहाँ से m बराबर निकाल लो, क्या होता होगा, E1 अपान E2 होता है। E1 कितना, 2 × 10⁵ यहाँ आपका 10⁵ कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, m का मान हमको मिल गया है 2। ओके, अब इस सवाल को लगाना स्टार्ट करते हैं। सवाल को जब लगाओगे, चूंकि आप देख रहे हो कंपोजिट बार है, उसके प्रिंसिपल भी यहाँ लगेंगे, तो पहला प्रिंसिपल इसका लगाना है। यहाँ पे क्या है आपका पहला प्रिंसिपल, ये है कि डेल्टा जो L1 आएगा वही डेल्टा L2 के बराबर आएगा। ठीक है, अच्छा, दोनों की लेंथ क्या बराबर है, इसलिए आप यहाँ पे ये फार्मूला लगा सकते हो इसके लिए, σ1 बराबर m इंटू σ2। यहाँ से लगाया तो σ1 बराबर मिला क्या, 2σ2। σ1 क्या है, देखो जो स्टील है उसमें जो स्ट्रेस आपका यहाँ पे है उसकी बातें मैंने किया है। σ2 क्या आपका कापर में जो आपका स्ट्रेस है उसकी बातें मैं कर रहा हूँ। ठीक, ये बात समझ में आ गई आपका। इसके बाद दूसरा सिद्धांत इसका लगाते हैं, तो दूसरा इसका प्रिंसिपल क्या होगा कि मतलब जो भी लोड होगा टोटल, ठीक, जो अलग अलग मतलब ट्यूब की जो मतलब बार है, ठीक है, उस पर मतलब जितने आपको फोर्स लगेंगे उसके समेसन के बराबर होगा। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, आपका मिलेगा P बराबर F1 प्लस F2, या आप P1 प्लस P2 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 165 था, 165 × 10⁻³ न्यूटन में बदलना था, निकल लिया। अच्छा, F1 को आप क्या लिख सकते हो, σ1 इंटू इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है A1 प्लस σ2 इंटू A2। ठीक, वैल्यू रख लीजिए, 165 × 10⁻³ इक्वल टू σ1 देखो आपका क्या 2σ2 के बराबर हो जाएगा, 2σ2। A1 एरिया देखो आपका कितना है, इंटू 706.8 प्लस σ2 को σ2 ही रहने दो, इंटू A2 कितना हो जाएगा, 1256.6। यहाँ से अगर आप हल करोगे तो आपको σ2 की वैल्यू आएगी, कितना आएगी σ2 की वैल्यू, हम देख के लिख लेते हैं। σ2 की वैल्यू आएगी यहाँ पे क्या, σ2 है ना, यानी कापर का, क्या कापर का कितना आएगा, 61.79 MPa न्यूटन पर mm² बाबू आपका है, वो MPa के बराबर है, इसलिए लिख दिया। ठीक, अच्छा, ऐसे ही आप σ2 की वैल्यू अगर आप यहाँ पर रख देते हो, σ1 बराबर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 6.79, ये σ1 बराबर आपको आएगा 153.58 MPa। अच्छा, आप यहाँ पे अगर देखो तो आप देख रहे हैं कि जो स्टील है, σ1 को मैंने क्या माना, स्टील माना ना, स्टील में जो स्ट्रेस है इससे क्या है, अधिक है, यानी σ1 इज ग्रेटर देन क्या, σ2। स्ट्रेस अच्छी चीज़ तो होती नहीं है, आखिर वो इसमें क्यों ज़्यादा है, जानते हो, क्रॉस सेक्शन एरिया उसका कम है। देखो स्टील का क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या है आपका, कम है, कापर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या ज़्यादा है। तो आप जानते होंगे सिग्मा बराबर F1 है, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता है तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, घट जाती है, इसकी वजह से ऐसा बात समझ में आ रही है। इसको जानना चाहते हो तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला है, उसमें बहुत डिटेल से मैंने स्ट्रेस पढ़ाया है, ठीक है, उसको जरूर पढ़ लेना। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इसकी लंबाई में कितना चेंजेज हो रहा है इस बात को बताना। तो जो चेंजेज आपका स्टील वाले में होगा वही किस में होगा, वो आपका कापर वाले में होगा। ठीक, किसी एक को ले लेते हैं, तो चलिए हम स्टील वाले को लेके सॉल्व करते हैं। कहाँ पे सॉल्व करेंगे, चलो कलर पेन भी छोड़ लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जानते हैं क्या, यहीं पे लगा लेते हैं,
तो हम जानते क्या है, हम जानते हैं कि डेल्टा जो अगर यहाँ पे हम यल निकालें, L1 डेल्टा L1 अगर निकालते हैं तो आप जानते हो फार्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 इंटू यल अपान या FL अपान ए। तो सिग्मा 1 यल अपान ई करने क्या जरूरत, फालतू का बकवास करने का, ठीक है। तो सिग्मा 1 आपको पता है कितना है, 123.58 इंटू यल का मान कितना होगा 800 बट्टे ई किसका, स्टील का, कितना है 2 × 10⁵। तो जो सिग्मा L1 आएगा भाग कर लीजिए, भाग करने को आएगा 0.494 mm। इतना जो है उस उनकी लंबाई में दोनों में कमी आएगी, स्टील में भी और कॉपर में, दोनों की लंबाई मतलब जो लंबाई वो घट जाएगी। जो कंप्रेसिव फोर्स लगाना, एक टेंसाइल लगा होता तो बढ़ जाती, एक टेंसाइल लगा होता तो क्या होता, बढ़ जाती। तो ये बात समझ में आ जाएगी शायद आपको, है ना। तो इस तरह से सवालों को क्या किया जाता है, लगाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, इनको हम फार्मूले की सहायता से भी लगा सकते हैं, या फार्मूले की सहायता से भी आप लगा सकते हो। कहोगे फार्मूला कौन सा था यार, ये भी बता दो। आपको जो मैंने डेराइव किया था अभी जल्दी, उससे लगा नहीं सकते हो कि डेल्टा एल बराबर FL अपान A1 E1 प्लस A2 E2। आपकी किताब में ऐसे ही लगाया, हमने वैसे नहीं लगाया, ठीक है। ऐसे आप सिग्मा 1 का भी मान उससे निकाल सकते हो, यह हो जाता क्या, E1 अपान A1 प्लस E2 प्लस A2 E2, ठीक। ऐसे सिग्मा 2 निकालना होता है, E2 से भी लगा सकते हो अपान A1 E1 प्लस A2 E2। तो वो फालतू चीज़ें, आप 2 ही फार्मूले ध्यान रखो, उससे सारा चीज़ सॉल्व किया करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।